नमस्कार फ्रेंड्स। इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त के शासन के बारे में बात की थी। अब हम उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। बिंदुसार, जिसका शासन 297 से 274 ईस्वी पूर्व तक रहा है, वह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी पुत्र था। उसे अमित्रघात भी कहते थे। अपने पिता के साम्राज्य को उसने बनाए रखा। नई विजय प्राप्त की या नहीं अनिश्चित है। विदेश संबंधों में उसने पश्चिमी यूनानी शासकों से पिता द्वारा स्थापित मैत्री बनाए रखी। उसके बाद अगर अशोक के शासन काल की बात करें तो 273 से 232 ईस्वी पूर्व बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा और मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में बहुत क्रूर था और अपने 99 भाइयों का कत्ल करके उसने राजगद्दी पर बैठा। लेकिन यह बात केवल किंवदंती पर आधारित है, इसलिए गलत भी हो सकती है। अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। उसके अभिलेख भारत में प्राकृत भाषा के सबसे पुराने निदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये अभिलेख न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही अपितु अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। अब तक 45 स्थानों में से कुल 181 पाठांतरों में पाए गए हैं। प्राकृत में रचे ये अभिलेख साम्राज्य भर के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि में लिखित हैं, किंतु पश्चिमोत्तर भाग में ये खरोष्टी और आरामाइक लिपियों में हैं और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि आरामाइक और यूनानी दोनों हैं। अशोक के अभिलेख सामान्यतः प्राचीन राजमार्गों के किनारे स्थापित हैं। इनसे अशोक के जीवन वृत्त, उसकी आंतरिक और परराष्ट्रीय नीति तथा उसके राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है। अगर कलिंग के युद्ध के बारे में बात करें जो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, अशोक के शासन काल की सबसे प्रसिद्ध घटना कलिंग युद्ध थी जो उसके शासन काल के 13वें वर्ष में हुई थी। अशोक ने अपने बाप दादा से एक विस्तृत साम्राज्य प्राप्त किया, परंतु कलिंग का उत्तर प्रदेश, जो बंगाल की खाड़ी के तट के साथ महानदी और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, अशोक के राज्य में सम्मिलित नहीं था। इस प्रदेश को जीतने के लिए अशोक अपनी विशाल सेना लेकर 261 ईस्वी पूर्व में इस पर चढ़ आया। एक भयंकर युद्ध के पश्चात अशोक अपने लक्ष्य में सफल हुआ, परंतु इस युद्ध में बड़ा रक्तपात हुआ। कोई 10,000 व्यक्तियों की हत्या हो गई, 1,50,000 व्यक्ति कैद किए गए और उससे भी कई गुना अधिक लोग बीमार से मर गए। मौर्य राजनीति पर कलिंग के युद्ध का प्रभाव देखें तो इतने बड़े रक्तपात ने अशोक के मन पर गहरा प्रभाव डाला और पश्चाताप करने के लिए अशोक ने अपना मार्ग ही बदल लिया। इस युद्ध ने अशोक की वैदेशिक और आंतरिक नीति को इस प्रकार से प्रभावित किया कि अब उसने दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय को अपनाया। अन्य प्रदेशों को विजय करने के स्थान पर वह लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए तत्पर हो गया। अब उसने धर्म को ही मुख्य समझा और उसी के प्रचार में लग गया। साथ ही साथ अशोक का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हो गया। हो सकता है कि इस युद्ध के बिना अशोक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में विश्वास न करता और न ही उसके प्रचार में इतनी लगन दिखाता। इस युद्ध से पहले अशोक भी अपने बाप दादा की भांति शिकार खेलने, मांस खाने, नाव देखने और ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने में मगन रहता था। यहाँ पे नाव देखना नहीं, नाच देखना आएगा, नाव देखने की बजाय। परंतु इस युद्ध ने उसका ध्यान लोक कल्याण की ओर लगा दिया। अब यह राज्य लोगों की सेवा करने और दुखियों का दुख करने में लग गया। कलिंग युद्ध का अशोक की नीति पर कुछ प्रभाव भी पड़ा। इससे सैनिक भावना को काफी हानि पहुंची। जब इतनी बड़ी सेना ने युद्ध का कार्य छोड़ दिया तो उसका कमजोर होना स्वाभाविक था। कलिंग की विजय से अशोक का राज्य बहुत विस्तृत हो गया, जिससे समस्त उत्तरी भारत, दक्षिण से मैसूर तक के प्रदेश, नेपाल तथा कश्मीर के भाग और भारत के बाहर बलूचिस्तान, काबुल, हेरात और बख्तारिया तक के भी भाग शामिल हैं।
अगर शिलालेख के बारे में बात करें तो इनकी संख्या 14 है, जो 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को इन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। अगर शिलालेख के बारे में बात करें तो शाहबाज गढ़ी, जो पेशावर में है, महाराजा रणजीत की सेना का एक फ्रांसीसी अधिकारी है, उसने इसकी खोज की थी 1836 में, और यह खरोष्टी में लिखा हुआ था। उसके बाद मानसेहरा शिलालेख स्थान हजारा में था ये, और इसकी खोज कैप्टन ले ने 1889 ईस्वी में की थी, और यह भी खरोष्टी में लिखा हुआ था। उसके बाद दूसरा शिलालेख गिरनार था, जो जूनागढ़ काठियावाड़ में था। इसकी खोज टाड ने की थी 1822 ईस्वी में, जो ब्राही लिपि में लिखा हुआ था। फिर धौली शिलालेख पुरी उड़ीसा में था, जिसकी खोज किट्टो ने की थी 1837 ईस्वी में, ये भी ब्राही लिपि में लिखा हुआ था। कालसी शिलालेख देहरादून उत्तर प्रदेश में था, जिसकी खोज फॉरेस्ट ने 1837 ईस्वी में की थी। इसकी लिपि ब्राही लिपि थी। इसके बाद जोगढ़ शिलालेख गंजाम आंध्र प्रदेश में था। इसकी खोज सर वॉल्टर एलियट ने 1850 ईस्वी में की थी। इसकी लिपि ब्राही लिपि। अगर जोगढ़ शिलालेख की बात करें तो गंजाम, जो आंध्र प्रदेश में है, इसकी खोज सर वॉल्टर एलियट ने 1850 ईस्वी में ब्राही लिपि में की। इसकी जो लिपि ब्राही लिपि में लिखी हुई थी। सोपारा शिलालेख थाना महाराष्ट्र में है। इसकी खोज लाल एंडा जी ने की थी 1882 ईस्वी में। यह भी ब्राही लिपि में लिखा हुआ था। एरगुडी शिलालेख करनूल आंध्र प्रदेश में है, जिसकी खोज अणु घोष जी ने की थी 1916 के लगभग। इसकी लिपि भी ब्राही में लिखी गई थी। स्तंभ लेख, इनकी कुल संख्या 7 है। 6 अलग अलग स्थानों में ये लेख मिले हैं। प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में बात करें तो पहले कौशाम्बी में स्थित स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख टोपरा से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया है। इस पर अशोक के 7 अभिलेख का उल्लेख है। दिल्ली मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। इसकी खोज 1750 में टिफेन थेलर द्वारा की गई। रायपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। लीरिया जर्राज चंपारण बिहार में है। लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में है। लघु स्तंभ लेख के बारे में बात करें तो इन सभी लघु स्तंभ लेखों पर अशोक की राजकीय घोषणाओं का उल्लेख है। लघु स्तंभ लेख में सारनाथ, जिसकी खोज 1905 में ओटेल द्वारा की गई, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांची लघु स्तंभ रायसेन मध्य प्रदेश में है। कौशाम्बी इलाहाबाद में है। रूमिनदेई, जिसकी खोज 1896 में फियरर द्वारा की गई थी, नेपाल की तराई नेपाल में है। नगलीवा, जिसकी खोज 1895 में फियरर द्वारा की गई, निगाली सागर नेपाल में है। रानी का स्तंभ लेख इलाहाबाद के किले में इलाहाबाद में स्थित है। अशोक के 14 शिलालेखों में वर्णित विषय के बारे में अगर बात करें तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। तृतीय शिलालेख में अशोक ने अपने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियम का भी उल्लेख किया गया। चतुर्थ शिलालेख में धर्म से संबंधित शेष नियमों का उल्लेख किया गया।
5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठे शिलालेख में आप नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें एवं 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख के माध्यम से अशोक ने यह आदेश दिया कि राजा तथा उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा के हित के बारे में ही सोचें। 11वें शिलालेख में धर्म के वरदान को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। 12वें शिलालेख में 12वें शिलालेख में सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। अशोक का शासन प्रबंध वैसा ही था जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में था। उसने अपने शासन प्रबंध का गठन चंद्रगुप्त की शासन प्रणाली के अनुसार ही किया, परंतु उसके और चंद्रगुप्त के राजनीतिक संबंधी सिद्धांतों में बड़ा अंतर था। इसलिए अशोक के शासनकाल में उसकी प्रवृत्ति और स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आ गया। राजा पहले की भांति निरंकुश था और उसके अधिकार असीमित थे, परंतु अशोक के राज्यकाल में शासन प्रबंध पहले की अपेक्षा अधिक जनहितकारी बन गया। अशोक के समय में राजा साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सेनापति और मुख्य न्यायाधीश होता था। उसकी सहायता के लिए अनेक मंत्री, मंत्रिपरिषद और अन्य अधिकारी पहले की भांति ही थे। मंत्रियों को उनकी विद्वता के अनुसार ही चुना जाता था। प्रांतीय प्रबंध भी वैसा ही था जैसा चंद्रगुप्त के समय में था। सारा देश केंद्र को छोड़कर 4 अन्य प्रांतों में बटा हुआ था। केंद्रीय प्रांत राजा के अधीन ही था। अन्य 4 प्रांतों की राजधानियां तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, तुशाली थी। तक्षशिला जो उत्तरी प्रांत में थी, उज्जैन पश्चिमी प्रांत में थी, स्वर्णगिरी दक्षिणी प्रांत में थे और तुशाली पूर्वी प्रांत में थी। प्रांत का प्रबंध गवर्नर के अधीन होता था। उसे कुमार या आर्य पुत्र कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और कर्मचारी भी होते थे। प्रादेशिक, राजूक, युक्त और महापात्र। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि प्रादेशिक, राजूक, युक्त और महामात्र आदि अधिकारी राजा प्रबंध में विशेष सहायक होते थे। प्रादेशिक और राजूक की वास्तविक स्थिति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर मुखर्जी और डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी का मत है कि प्रादेशिक छोटे छोटे प्रांतों के प्रमुख होते थे और राजूक उसके अधीन कार्य करते थे। इस प्रकार डॉक्टर रोमिला थापर का कथन है कि प्रादेशिक छोटे छोटे प्रांतों के मुखिया होते थे और राजूक उनके अधीनस्थ कर्मचारी होते थे। प्रादेशिक अपने अधीनस्थ क्षेत्र में शांति स्थापित करते थे। राजूक भूमि को नापते और न्याय संबंधी कार्य भी करते थे। युक्त कोषाध्यक्ष होते थे और राज्य की आय व्यय का हिसाब रखते थे। ये अधिकारी वर्ष में एक बार अपने क्षेत्रों का दौरा अवश्य करते थे। स्थानीय अधिकारियों में महामात्र अधिक महत्वपूर्ण थे। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था जिसे महामात्र कहा जाता था। स्थानीय प्रबंध भी पहले की भांति ही था। जिले स्थानीय के अधीन होते थे। 4 से 10 गांव गोप के अधीन होते थे। ग्राम के नेता को ग्रामिक कहते थे। अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक बौद्ध हो गया। बौद्धों को अपार दान दिया गया और बौद्ध धर्म स्थानों की यात्रा की। उसकी इस यात्रा का संकेत उसके अभिलेखों में आए धर्म यात्रा शब्द से भी मिलता है। पारंपरिक अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बौद्धों का 3रा सम्मेलन आयोजित किया और धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत ही नहीं, श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में भी भेजा ताकि वहां के लोगों को बौद्ध धर्म में लाया जाए। ईसा पूर्व 2री और 1ली सदियों के ब्राही अभिलेख श्रीलंका में भी मिले हैं। बौद्ध मत को फैलाने के विषय में अशोक ने अपना सारा समय, शक्ति और धन लगा दिया और उसे स्वप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य किए उसने।
व्यक्तिगत आदर्श। सबसे पहला कार्य जो अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए किया वह था उसका व्यक्तिगत आदर्श जो उसे अपनी प्रजा के सामने उपस्थित किया। अशोक ने स्वयं मांस खाना, नाच देखना, शिकार खेलना इत्यादि छोड़ दिया और पवित्र जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। बौद्ध धर्म को राज धर्म बनाने के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म को राज धर्म घोषित कर दिया। इस प्रकार राजा को जो इन दिनों अच्छे राजा को ईश्वर के सामने समझती थी, राज धर्म के अपनाने में तनिक भी देर न लगी। अशोक ने अपने समस्त सरकारी साधनों को भी इस मत के प्रचार में लगा दिया। उसने अपने राज्य के सब अफसरों तथा प्रतिनिधियों को भी आदेश दिया कि वे बौद्ध मत का प्रचार करें। अशोक ने बौद्ध मत के नियमों को स्तंभों तथा पर्वतों की चट्टानों पर खुदवा दिया और उन स्तंभों को अपने राज्य की प्रमुख सड़कों तथा विशेष स्थानों पर लगा दिया ताकि आज आने जाने वाले लोग उन्हें आसानी से पढ़ सकें। अशोक ने उन सब स्थानों की जिनका महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ किसी भी प्रकार का संबंध था यात्रा करनी प्रारंभ कर दी। प्रसिद्ध बौद्ध गुरु उपगुप्त को साथ लेकर अशोक ने गया जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, लुम्बिनी उद्यान जहां बुद्ध उत्पन्न हुए थे, सारनाथ जहां बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, कपिलवस्तु जहां बुद्ध ने संसार का त्याग किया था और कुशीनगर जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी आदि स्थानों की यात्रा की। अशोक ने राजकीय अधिकारों की, जिन्हें धर्म महामात्र कहते थे, एक नई श्रेणी बनाई जिनका काम लोगों में जाकर बौद्ध मत का प्रचार करना था। इन धर्म महामात्रों ने बौद्ध मत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। विहारों का निर्माण करने में, इसके अतिरिक्त भिक्षुओं के रहने के लिए देश में कई स्थानों और विहारों इत्यादि की स्थापना की गई जो बौद्ध मत के प्रचार में बड़े सहायक सिद्ध हुए। बौद्ध मत के विद्वानों की राजकोष से सहायता भी की गई। अशोक ने बौद्ध मत के सिद्धांतों के अनुसार सड़कें बनवाई, उन पर छायादार वृक्ष लगवाए और कुएं खुदवाए। इसके अतिरिक्त मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय भी बनवाए। ऐसे कार्यों से लोग अशोक और बौद्ध मत दोनों को चाहने लगे। बौद्ध मत में जो मतभेद आ गए थे उनको दूर करने के लिए अशोक ने 240 ईस्वी पूर्व के लगभग बौद्ध मत का एक सम्मेलन पाटलिपुत्र में बुलाया। यह सम्मेलन कोई 19 माह तक चलता रहा और बौद्ध मत में आए हुए मतभेदों को दूर करने में काफी हद तक सफल सिद्ध हुआ। इस कार्य को करने के लिए भिक्षुओं में और भी जागृति आ गई। अशोक ने बौद्ध मत के प्रचारक केवल भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी भेजे, जिन्होंने बर्मा, श्रीलंका, हिमालय की तराई, मिस्र, सीरिया, मकदूनिया और यूनान आदि देशों में जाकर बौद्ध मत का प्रचार किया। अशोक को बौद्ध धर्म के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उससे पहले बौद्ध मत इतना लोकप्रिय नहीं बना था और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, परंतु अशोक ने इस मत को अपनाने के पश्चात इसे केवल भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी लोकप्रिय बना दिया। यह उसी के प्रयत्नों का फल है कि बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, बर्मा, श्याम आदि अनेक देशों में फैल गया। अशोक की देखा देखी अनेक भारतीय शासकों ने इसे अपनाया और इसके फैलाने में कोई कसर न उठा रखी थी। तो ये था मौर्य शासनकाल में महान सम्राट अशोक के बारे में हमारी चर्चा।